हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा पांडे और हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई हैव समथिंग ग्रेट टू शेयर विद यू ऑल। मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो बाकी के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। पार्लियामेंट का ये दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 79 से आर्टिकल 85 तक पढ़ा था और ये है पार्लियामेंट का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। ठीक है, प्रेसिडेंट जो मैसेजेस हाउस को देता है या जो उनको एड्रेस करता है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 86। आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये स्पेशल एड्रेस मतलब क्या? स्पेशल एड्रेस मतलब मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी फिस्कल ईयर इज एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन का जो पहला सेशन होगा वो, और फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर इज एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट। ये है आर्टिकल 87 में मेंशन, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। अब इस मोशन ऑफ थैंक्स इसमें होता क्या है? दिस कंटेन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रीसीडिंग ईयर एंड द इंसुइंग ईयर। पॉलिसीज और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के जो पिछले साल हुए थे और जो आगे आने वाले साल में जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है उसके बारे में बताता है। फिर ये मोशन जो है वो वोट के लिए जाता है। ठीक है, देन मोशन इज पुट टू वोट। इट मस्ट बी पास्ड इन द हाउस। ठीक है, ये हाउस में पास्ड होना मस्ट होता है, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ये पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट की डिफीट होगी। ठीक है, मोशन का पास होना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है तो मोशन का पास होना तो मस्ट है। फिर द प्रेसिडेंट कैन नॉट refuse to perform the constitutional duty of delivering an address to the legislature। प्रेसिडेंट जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के लिए मना नहीं कर सकता है, उसको करना ही करना है। वो मना नहीं कर सकता है कि वो स्पेशल एड्रेस जो है वो नहीं करेगा, मोशन ऑफ थैंक्स वो नहीं लाएगा। ठीक है, he cannot refuse to perform this constitutional duty, but there can be situations when when he deviate from the text of the speech prepared by the government। देखो, वो मोशन को प्रेजेंट करने के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन जो इस मोशन में लिखा होता है उससे वो थोड़ा बहुत डेविएट कर सकता है, उससे कुछ पॉइंट्स वो अलग बोल सकता है। ठीक है, लेकिन टिल नाउ आज तक कभी ऐसा ठीक है, टिल नाउ आज तक ये कभी ऐसा प्रेसिडेंट के केस में नहीं हुआ है कि जो स्पीच उसको दी गई हो वो उससे डेविएट कर जाए या उससे कुछ अलग बोले। बट ये गवर्नर के केस में हुआ है एक बार कि एक गवर्नर थे जिन्होंने एक पैराग्राफ ही स्किप कर दिया था। ठीक है, बट प्रेसिडेंट के केस में ये चीज़ नहीं हुआ है। Moving ahead, Article 88, every minister and attorney general have the right to speak and take part in the proceeding। हर मिनिस्टर और अटर्नी जनरल जो होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अटर्नी जनरल के बारे में, उनका राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। वो प्रोसीडिंग में पार्ट भी ले सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। किस किस प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं? राज्यसभा की, लोकसभा की, या तो उन दोनों की जॉइंट सिटिंग हो तो भी। जॉइंट सिटिंग जो है वो आर्टिकल 108 में आता है, जॉइंट सिटिंग। ठीक है, आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग आता है। हम आगे पढ़ेंगे, जब हम बिल्स के बारे में पढ़ेंगे तो कि जॉइंट सिटिंग क्यों होती है। जब दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग हो तब भी मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल पार्ट ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, या तो वो किसी कमेटी के मेंबर हों। ठीक है, उसकी मीटिंग में भी पार्ट ले सकते हैं, एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर। लेकिन जब वो इन सब मीटिंग्स में पार्ट लेते हैं तो वो वोट नहीं कर सकते हैं। नॉट इंटाइटल्ड टू वोट, वो वोट जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो बस पार्ट ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं होती हैं। रीजंस अंडरलाइंग दिस प्रोविजन,
अ मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस विच ही इज़ नॉट अ मेंबर। सपोज करो कोई लोकसभा का मेंबर है लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा की मीटिंग्स होंगी वो उसमें पार्ट ले सकता है, ठीक है, पार्ट ले सकता है लेकिन वो वोट नहीं करेगा, वो पार्ट ले सकता है। और सेम अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर नहीं है, तो वो लोकसभा में पार्ट ले सकता है मीटिंग में, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। तो मतलब अगर आप मेंबर नहीं हो दूसरे हाउस के तो भी आप उसकी मीटिंग में पार्ट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। जो मिनिस्टर दोनों ही हाउस का मेंबर नहीं है वो दोनों मीटिंग्स में पार्ट ले सकता है, दोनों हाउसेस की मीटिंग में, लेकिन कोई भी मिनिस्टर जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स तक ही मिनिस्टर रह सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जैसे 6 महीना ख़त्म हुआ और वो मेंबर नहीं हुआ है किसी भी हाउस का तब उसको मिनिस्टर वो नहीं रह सकता है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स ही वो मिनिस्टर रह सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये थे हमारे आर्टिकल 86, 87, 88। अच्छा, जो पुराना पार्ट है पार्ट 1 उसका जो लिंक है वो मैं PDF बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। अब आते हैं आगे के आर्टिकल्स पे जो है ऑफिसेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। अब इसकी निमोनिक्स क्या है? इसकी निमोनिक्स है चेयरमैन को अगर वेकेशन पे जाना है तो पावर डिप्टी चेयरमैन को देकर जाना होगा, ताकि जब उसके रिमूवल के लिए बात हो तो वो प्रिसाइड ही नहीं कर पाएगा अगर उसने ऐसा नहीं किया तो, ठीक है। इसका मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, पहले हम आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 89 इज द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 90 वेकेशन एंड रिजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। 91 power of deputy chairman or other person to perform the duties of the office or to act as chairman. Next is the chairman and the deputy chairman not to preside when resolution for his removal from office is under consideration. Then speaker and deputy speaker. Then vacation and resignation and removal from the office of speaker and deputy speaker. 95 power of speaker and deputy speaker not to perform the duties of the office or to act as a speaker. 96 the speaker and deputy speaker not to preside when a resolution for his removal from office is under consideration. अब इसकी निमोनिक्स ये रही, चेयरमैन को अगर वकेशन पर जाना है तो पावर डिप्टी चेयरमैन को देकर जाना पड़ेगा, नहीं तो जब उसकी रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन कंसीडर की जाएगी तो वो प्रिसाइड ही नहीं कर पाएगा। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन आर्टिकल 89, वेकेशन रिजिग्नेशन और रिमूवल आर्टिकल 90। जाना है तो पावर डिप्टी चेयरमैन, पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन टू एक्ट एज चेयरमैन, ठीक है। आर्टिकल 91 जब उसकी रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन, जब रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन कंसीडर की जाएगी तो वो प्रिसाइड ही नहीं कर पाएगा। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हेन देयर इज अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। तो ये 4 आर्टिकल्स रहे। अब आगे के 4 आर्टिकल्स की निमोनिक सेम वही है। स्पीकर को अगर वेकेशन पर जाना है तो पावर डिप्टी स्पीकर को देकर जाना पड़ेगा, नहीं तो जब उसकी रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन कंसीडर की जाएगी तो वो प्रिसाइड ही नहीं कर पाएगा। स्पीकर आर्टिकल 93 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, आर्टिकल 94 वेकेशन रिजिग्नेशन एंड रिमूवल, आर्टिकल 95 पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर टू एक्ट एज स्पीकर एंड आर्टिकल 96 ये दोनों 96 इसलिए लिखा क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, देन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 आर्टिकल्स। अब आते हैं चेयरमैन पे। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं पहले। वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है बताना, ठीक है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन जो है वो ऑफिस से तभी रिमूव होगा जब उसको ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से वो रिमूव होगा, ठीक है। ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, ये मेंबर ऑफ हाउस नहीं होता है, ठीक है। कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब क्या होता है कि जब कोई बिल आता है और वोटिंग होती है तो जो चेयरमैन रहता है वो पहले वोट नहीं करता है। अगर वोट्स फेवर और अगेंस्ट दोनों में अगर इक्वल वोट्स आए
तो ये कास्टिंग वोट करता है, तब जाके ये वोट करता है, ठीक है। कैन वोट ओनली व्हेन देयर इज इक्वालिटी ऑफ वोट्स, इसको कहते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। तब चेयरमैन जो है वो वोट करेगा, वरना वो पहली बार में वोट नहीं करेगा। कैन नॉट प्रिसाइड व्हेन रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, अगर इसके रिमूवल की रिजोल्यूशन कंसिडरेशन में होती है तब ये जो है प्रिसाइड नहीं करता है, ठीक है, तब ये प्रिसाइड नहीं करता है। इसके अच्छा जो रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन होती है जो है वो 14 डे का, ठीक है, वो 14 डेज एडवांस नोटिस होना चाहिए, ठीक है, एडवांस में इनको पता होना चाहिए, ठीक है। कैन बी प्रेजेंट एंड स्पीक इन द हाउस एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग विदाउट वोटिंग, जब इसके रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन कंसीडर हो रही हो तब ये मीटिंग्स में पार्ट ले सकता है, मीटिंग्स में बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ये वोट क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये मेंबर नहीं होता है हाउस का, ठीक है, ये मेंबर होता नहीं है हाउस का, इसलिए वो ये वोट नहीं कर सकता है। बाकी वो बैठ सकता है, ठीक है, बोल सकता है मीटिंग में, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। अब इसकी सैलरीज एंड अलाउंसेस पे आते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट एंड दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में है, ठीक है। ये जो रहता है इनको नॉन वोटेबल होते हैं, ये इनको वोट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। और जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो है सेकेंड शेड्यूल में मेंशन, सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है सैलरीज एंड अलाउंसेस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डिप्टी चेयरमैन पे। डिप्टी चेयरमैन जो है इलेक्टेड बाय राज्यसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, ठीक है, राज्यसभा इलेक्ट करता है आपस में ही अपने राज्यसभा के मेंबर्स में से। परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफिस व्हेन इट इज़ वैकेंट, ठीक है, जब चेयरमैन की जगह खाली हो तब डिप्टी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन की ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, ठीक है। या तो जब वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, तो जब वाइस प्रेसिडेंट की जगह एक्ट पावर साइड करता है तो डिप्टी चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन की जगह ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, ठीक है। एब्सेंट फ्रॉम द हाउस, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन कब कब चेयरमैन की पावर्स और ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, चेयरमैन की ड्यूटीज़, जबकि चेयरमैन का जो पोस्ट है वो खाली हो, वाइस प्रेसिडेंट की जगह एक्ट कर रहा हो, या तो चेयरमैन जो हो वो एब्सेंट है हाउस। इन 3 कंडीशन में डिप्टी चेयरमैन जो है चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म करता है। नॉट सबऑर्डिनेट, जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो सबऑर्डिनेट नहीं होता है चेयरमैन के, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और डिप्टी चेयरमैन कब अपने ऑफिस वैकेट करता है? जब वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ठीक है, सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। रिजाइंस राइटिंग टू चेयरमैन, जब वो रिजाइन कर देता है, रिजिग्नेशन लेटर वो अपना चेयरमैन को देता है, या तो फिर उसे रिमूव कर दिया जाता है बाय ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसके लिए 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। इन 3 केसेस में डिप्टी चेयरमैन जो है अपना ऑफिस खाली करता है। इसकी भी सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती हैं, जो कि कंसोलिडेटेड फंड पर होती हैं, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। अब आते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा। अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा चेयरमैन नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, ये चेयरमैन नॉमिनेट करता है, ठीक है। कैन प्रिसाइड इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। सी, जो चेयरमैन होता है वो कुछ मेंबर्स को, सपोज करो 10 मेंबर्स को या कुछ मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट करता है, किसके लिए? कि जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वहाँ ना हो, ठीक है, जब वो एब्सेंट हो, एब्सेंस आप याद रखना, जब वो एब्सेंट हो तो इनमें से वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग को, ठीक है। लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन एब्सेंट नहीं बल्कि वो पोस्ट खाली हो, देखो एब्सेंट मतलब क्या कि वो इंसान है लेकिन उस दिन आया नहीं है, और वैकेंट मतलब कि कोई इंसान उस पोस्ट पर है ही नहीं, ठीक है। तो अगर एब्सेंस है तो चेयरमैन ने जो नॉमिनेट किए हैं वाइस चेयरपर्सन उनमें से कोई प्रिसाइड करेगा, और अगर वैकेंट है, ठीक है, वैकेंट है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जिसे वो प्रिसाइड करेगा, ठीक है।
आप लिख लो, अगर एब्सेंट है तो चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट करता है, ठीक है, और अगर वैकेंट है तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब आगे आते हैं स्पीकर पे। स्पीकर इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, डेट इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन की डेट होती है वो प्रेसिडेंट जो है वो फिक्स करता है, ठीक है। अब स्पीकर अपना ऑफिस कब खाली करता है? व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ अ हाउस, रिजाइंस बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर, रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, ठीक है। तो स्पीकर कब कब अपना ऑफिस जो है वो खाली कर सकता है? जब वो मेंबर ही ना हो हाउस का, या वो रिज़ाइन कर जाए डिप्टी स्पीकर को, अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को, या तो इसको रिमूव कर दिया जाए रिजोल्यूशन पास करके। रिजोल्यूशन जो है वो 14 डेज नोटिस देनी होती है एडवांस में, ठीक है। अब जब रिजोल्यूशन उसके रिमूवल के लिए कंसिडरेशन में हो तो क्या होता है? ही कैन नॉट प्रिसाइड थ्रू, ठीक है, वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। जो मीटिंग्स होंगी वो प्रिसाइड नहीं करेगा जब उसकी रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन की बात हो रही हो, ठीक है। दो ही मे बी प्रेजेंट टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग एंड वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। सी, हमने चेयरमैन के केस में पढ़ा था कि जब रिजोल्यूशन उसकी रिमूवल के लिए कंसिडरेशन में होगा तो चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड नहीं करेगा, लेकिन चेयरमैन जो है वो मीटिंग्स में प्रेजेंट रह सकता है, बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बस वो वोट नहीं करेगा। लेकिन स्पीकर के केस में स्पीकर प्रेजेंट हो सकता है, बोल सकता है, और साथ ही साथ वो वोट भी कर सकता है इन द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस मतलब जब से कोई बिल आएगा तो एक फेवर में वोट होता है, अगेंस्ट में वोट होता है, तो वो अपना वोट तभी दे देगा, ठीक है। उस केस में वो अपना वोट पहले वो दे सकता है, वरना क्या होता है, स्पीकर जो है वो, यहाँ मैंने लिखा भी होगा, वरना स्पीकर क्या है, स्पीकर कास्टिंग वोट करता है, मतलब इक्वालिटी ऑफ वोट्स पे। जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स होता है फेवर और अगेंस्ट में, तब जो फाइनल के लिए जो वोट होता है कास्टिंग वोट, वो स्पीकर करता है। लेकिन अगर उसकी रिमूवल के लिए बात हो रही हो तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेगा, कास्टिंग वोट नहीं करेगा, ठीक है। वो सबके साथ ही पहली बार में ही वोट करेगा, या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में। और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, ये तो उसके रिमूवल के लिए बात हो गई। व्हेन लोकसभा डिसॉल्व्स, स्पीकर कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्पीकर का ऑफिस खाली नहीं होता, स्पीकर तब तक रहता है जब तक कि नई इलेक्टेड लोकसभा ना आ जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्पीकर के फंक्शंस पे। ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ग्रुप। पार्लियामेंट्री ग्रुप का ये चेयरमैन होता है, ठीक है। गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ लोकसभा, ठीक है। पावर और प्रिविलेजेस ऑफ लोकसभा का ये गार्डियन होता है, प्रोटेक्ट करता है इसको। प्रिंसिपल स्पोक्समैन एंड हिज डिसीजंस इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल्स। जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं उसमें जो इसका डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। अब स्पीकर की पावर्स कहाँ से डिराइव होती हैं? derive his power from the constitution, rules of procedure, conduct of businesses of लोक सभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। इन तीन जगह से प्रेसिडेंट स्पीकर की पावर जो है वो डिराइव होती है। ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोक सभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स। इन सब का ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है। ही एडजर्न्स और सस्पेंड्स द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम क्या होता है? ये होता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मेंबर्स टू बी रिक्वायर्ड फॉर सिटिंग्स, ठीक है। जब कोई मीटिंग होती है तो कितना मिनिमम मेंबर होने ही चाहिए तभी वो मीटिंग होगी, ठीक है, तभी वो सिटिंग्स होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। और ये कितना है? 1/10। 1/10 लोग होने ही होने चाहिए। अगर कोरम नहीं है तो ये जो है मीटिंग सस्पेंड कर देता है स्पीकर, ठीक। ही हैज़ अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मैंने बताया कि जब फेवर और अगेंस्ट में इक्वालिटी हो वोट्स में, कि 50 वोट फेवर क्या है, 50 वोट अगेंस्ट क्या है, तो जो एक वोट जो कि फाइनल वोट होता है कास्टिंग वोट, वो स्पीकर का होता है। ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन।
डिस्क्वालिफिकेशन जो कि 10th शेड्यूल में मेंशन है, एंटी डिफेक्शन, ठीक है, उससे अगर जब कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता है उस केस में जो स्पीकर का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। अलाउज सीक्रेट सिटिंग ऑफ हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर हाउस, द हाउस सीक्रेट सिटिंग जो है वो अलाउ करता है। एंड प्रिसाइड्स जॉइंट सिटिंग, जब बिल के लिए डिसएग्रीमेंट होता है लोकसभा और राज्यसभा में तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग के लिए बोलता है, तो उस जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। ये हो गए सारे फंक्शंस। अब आते हैं इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी, ठीक है। स्पीकर जो हो वो पार्शियल ना हो, ठीक है, इम्पार्शियल हो और वो इंडिपेंडेंट हो। इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो he has been provided a security of tenure, salaries and allowances fixed by parliament are charged on the consolidated fund of India, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट टू वोट, ठीक है, वोटेबल नहीं होता है कंसोलिडेटेड एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। ये भी जो है वो 2nd शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड और डिस्कस्ड इन लोकसभा एक्सेप्ट ऑन सब्सटेंटिव मोशन। नेक्स्ट, कास्टिंग वोट, ठीक है, बता ही चुके हैं। हैव अ वेरी हाई पोजीशन विद द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हाई पोजीशन होती है, 7th पर है ये, अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आते हैं डिप्टी स्पीकर पे। डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन डेट है वो स्पीकर फिक्स करता है। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट हिज मेंबर्स। कब ऑफिस वैकेट करता है? व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। रिजिग्नेशन लेटर अपना ये स्पीकर को देता है तब अपना ऑफिस खाली करता है, या तो इसकी रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन पास की जाए, वही सेम 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एक्ट एज स्पीकर व्हेन लेटर इज एब्सेंट। जब अगला मौजूद नहीं है, जब स्पीकर नहीं मौजूद है तो डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर की जगह एक्ट करेगा। अच्छा, जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर की जगह एक्ट करेगा तो जो स्पीकर के फंक्शंस है वो सब उसके फंक्शंस होंगे। मतलब कि वो कास्टिंग वोट करेगा, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा, ठीक है, जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा, ये सारे फंक्शंस भी उसके रहेंगे। अच्छा, स्पीकर के फंक्शंस में एक और फंक्शंस था, आप लिख लो। डिसाइड्स whether a bill is money bill or not, ठीक है। स्पीकर जो है वो डिसाइड करता है कि कोई मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है, इसका कौन डिसीजन लेता है? स्पीकर, ठीक है। अब आते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हैं तो स्पीकर नॉमिनेट करेगा जो चेयरपर्सन, उनमें से कोई प्रिसाइड करेगा मीटिंग, और अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोजीशन वैकेंट है तो प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट करेगा वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग। अब आते हैं लास्ट, स्पीकर प्रोटेम पे। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वैकेट हिज ऑफिस इमिडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। मतलब जो पिछली लोकसभा का जो स्पीकर रहता है, जैसे नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है, उसके तुरंत ही वो अपनी पोजीशन खाली कर देता है, ठीक है। उस केस में क्या करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज स्पीकर प्रो टेम एंड हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्स ओथ टू हिम। उस केस में प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ लोकसभा, पुराने लोकसभा मेंबर का किसी को स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन क्या होते हैं? अनरिटन रूल्स होते हैं, ठीक है, अनरिटन रूल्स। इसके हिसाब से जो सीनियर मोस्ट होता है, ठीक है, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको ही स्पीकर प्रोटेम की जगह प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। स्पीकर प्रोटेम प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। ये कहाँ? ये क्या है? कन्वेंशन है, ठीक है, ये अनरिटन रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ही उसको ओथ दिलवाता है। फिर जो ये स्पीकर प्रोटेम रहता है प्रिसाइड्स फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली लोकसभा। जो नई लोकसभा की जो पहली सिटिंग होती है वो उसको प्रिसाइड करता है। फिर जब नया स्पीकर आ जाता है तो वो अपनी पोजीशन खाली कर देता है, और जब व्हेन न्यू स्पीकर इलेक्ट्स ही सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये था स्पीकर प्रोटेम, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली।
नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे आर्टिकल्स कवर करेंगे। ऐसे हम आर्टिकल वाइज ही चल रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ें थोड़ी बहुत जो बच जाएंगी वो हम अपने लास्ट लेक्चर में सब चीज़ कवर कर देंगे। कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी, आप उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं। करंट से रिलेट करके भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके बाय।